हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बीटा और गैमा फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीटा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन, जिसका एक नाम और होता है फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल, ठीक है, ये भी नाम देते हैं। तो क्या होता है बीटा फंक्शन, ये ध्यान में रखना है। कोई भी इंटीग्रेशन जो इस टाइप में लिखी हो, 0 से 1 लिमिट पे x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 dx, इस टाइप का जो इंटीग्रल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा फंक्शन। और इसको हम डिनोट करते हैं बीटा। ठीक हो गया, यहाँ पर बीटा लिखते हैं। ये जो पहला वाला x है इसकी पावर में ये जो लिखा है m कॉमा, और ये जो है इसकी पावर में जो यहाँ n लिखा है ये यहाँ लिखते हैं। तो ये हो गया आपके पास बीटा फंक्शन। ठीक हो गया। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब मान लो कि हमारे पास कुछ इंटीग्रल ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे एक लिखा है 0 से 1 x की पावर 6 1 - x की पावर 5 लिखा हुआ है dx। इसको इस फॉर्म में आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले इसको इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, m-1 को 6 से कंपेयर करूं, तो m कितना आ जाएगा मेरे पास, ज़रा बताएंगे? 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 लिख दूंगा। ऐसे ही n-1 को 5 से कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, n मेरा 6 आएगा, तो ये 6 लिख देंगे। तो इस तरीके से इस इंटीग्रल को हमने इस फंक्शन पे कन्वर्ट कर लिया। तो पता लग गया ना आपको mn क्या है। तो ये हमारे पास जो इंटीग्रल है इसको हमने बीटा की फॉर्म में दिखा दिया। एक और देखते हैं हम यहाँ पर। एक और है हमारे पास 0 से 1 x की पावर 1/2 1 - x की पावर 3/2 dx। ठीक हो गया। अब इसको भी हमें इसी फॉर्म में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे ज़रा देखिए आप। पहले आप क्या करेंगे, ये 1/2, देखो ये पूरा का पूरा जो है इससे कंपेयर करो आप। जब इससे कंपेयर करना है तो x की पावर में है 1/2, तो यहाँ x की पावर में है m-1, दोनों को इक्वल रख लो। तो m-1 इक्वल हो जाएगा 1/2, तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। कितनी मिल जाएगी m की वैल्यू? 3/2। ऐसे ही जो 3/2 है इसको n-1 की इक्वल रखेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से 5/2, n की वैल्यू 5/2 मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि मैंने दो इंटीग्रल लिए और उसको बीटा फंक्शन के तौर पर मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के इंटीग्रल को इस तरीके के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब हमें अगली चीज जो समझनी है वो है सिमिट्री ऑफ बीटा फंक्शन। क्या मतलब है इसका? सिमिट्री ऑफ बीटा फंक्शन, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कहीं पर अगर आप ऐसे लिख रहे हो बीटा m, n, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, m, n की जगह n, n भी बोल सकते हैं, और ये दोनों इक्वल भी होंगे। ठीक है। कैसे इक्वल होंगे ज़रा आप ये देखेंगे। मैं इसको बीटा m-n ही लिखे रहने देता हूँ। 0 से 1 m-1 1 - x की पावर n-1 dx। ठीक है। अब क्या करना है आपने, आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, आपने 12th में पढ़ रखा है, 0 से a f(x) dx, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से a f(a - x) dx, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो बीटा m, n इक्वल हो जाएगा 0 से 1। x की जगह आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें दोनों तरफ, तो यहाँ पर देखोगे तो आपको a नहीं मिलेगा, a की जगह क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो आप इन x की जगह अगर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा 1 - x m-1। यहाँ पर भी अगर आप 1 - x रखते हैं तो 1 कैंसिल, सिर्फ x बचेगा। चेक करके देख सकते हैं एक बार ठीक से आप, कुछ ऐसा बचेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से 1 x की पावर n-1 1 - x की पावर m-1 dx। अब अगर तुम इसको इससे कंपेयर करोगे, देखो ये इसके इक्वल है, पर प्रॉब्लम ये है कि अब इसको और इसको देखोगे तो m की जगह n आ गया है, n की जगह m आ गया है। तो इसका मतलब है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा n, m।
तो ये देख सकते हैं, ये हमने समझ लिया कि ये बीटा फंक्शन की सिमिट्री का यहाँ पर क्या मतलब है। अब बच्चों ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, हमारे पास ये एक इंटीग्रल दे रखा है, इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको बीटा फंक्शन के टाइप में लिखना है। अगर बीटा फंक्शन को आपने अभी तक देख लिया है तो उसमें लिमिट तो पहले तो 0 से 1 होती है, और यहाँ पर एक्स एम माइनस वन, वन माइनस एक्स एन माइनस वन होता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो एक्स क्यूब दिख रहा है ना, इसी को हमने बीटा क्यूब के फंक्शन में लाना है। तो आपको पता है अगर मुझे इस फॉर्म में लाना है तो ये वन माइनस एक्स होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्स क्यूब को कुछ मान लेता हूँ अपनी तरफ से, अभी के लिए मैं एक्स क्यूब को टी मान लेता हूँ। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। और यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूँ तो ये dt ओवर 3x² हो गया। ये एक बात क्लियर हो गई होगी। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँगा तो ये आएगा t की पावर 1/3। ये भी समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अब ये देखिए, जहाँ पर मैंने ये dx की वैल्यू निकाली है तो ये तो हो जाएगा dt ओवर क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा t की पावर 1/3 की पावर 2। तो इसको मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, dt ओवर 3t की पावर 2/3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक काम तो ये है, दूसरा काम क्या है कि हमें लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। तो अगर लिमिट बदलेंगे तो लोअर लिमिट 0 है, इसको अगर मैं x की जगह पुट करूं, क्योंकि ये x की वैल्यूज़ है तो x की जगह पुट करना पड़ेगा। इसको अगर मैं यहाँ पुट करूं तो t की वैल्यू 0 ही आएगी। इसको अगर यहाँ पुट करूं तो t की वैल्यू 8 आएगी। ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो इससे हमें पता लग गया कि भाई हमें तो 0 से 1 की लिमिट लाना है, ये तो लिमिट बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि हमने जो स्टार्टिंग में ये इंटीग्रल किया है इसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या थे, जो एक्स क्यूब दिख रहा था हमें 8x³ को t मानना था यहाँ। ऐसा क्यों किया, 8x³ को नहीं, हमें x³ ओवर 8 को t मानना था, है ना। x³ ओवर 8 को हमें t मानना था, ये चलना था, नहीं तो ऐसे होगा ही नहीं, है ना। अब ठीक है, हमारे पास ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको 8 यहाँ लिख सकते हैं, ये 8 यहाँ आएगा, ये 8 यहाँ पर आएगा, ये 8 यहाँ पर आएगा, ये 8 आ गया। ठीक है, पहली बार में मैंने x³ इसलिए लिया ताकि थोड़ा सा पता लग जाए कि हमारे पास वैसी फॉर्म बन रही नहीं बन रही है। नहीं बन रही थी तो मैंने अब t को x³ ओवर 8 ले लिया। ठीक हो गया। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि जो x³ है वो किसके इक्वल हो गया होगा, 8t के इक्वल हो गया होगा। और x किसके इक्वल हो गया, 8t की पावर 1/3। 8 का क्यूब रूट तो 2 होता है, तो ये 2t की पावर 1/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब मैंने यहाँ पर पुट किया, है ना, देख लेते हैं कुछ गड़बड़ ना हुई हो यहाँ पर। यहाँ पर x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, तो x की वैल्यू मुझे ये पुट करनी थी, तो फिर ये यहाँ पर 2 रखना था। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया हमारे पास 12। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। एक बार आप भी चेक कर लेना कि ऐसा ही आपके पास बन रहा हो। ठीक है, अब करते हैं हमने जो करना है। ठीक है, अब 0 यहाँ पर पुट करो तो 0 ही मिल रहा है। 2 यहाँ पर पुट करो तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 को 8 से डिवाइड किया तो देखो 1 आ गया। तो फाइनली 0 से 1 आ गया। अंदर क्या है, 8 माइनस x³ की वैल्यू कितनी है, 8t है, तो 8t पुट कर दिया, पावर वही रहेगा -1/3। अब जो dx है इसकी जगह ये पुट करना है, क्या, 2/3 dt ओवर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये dt ओवर t की पावर 2/3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक हो गया। अब इसको ऊपर ले आते हैं, 2/3 को बाहर कर देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, 2/3 को बाहर कर दिया और 0 से 1 रखा। अब ये देखो, अब ये 8 दिख रहा है, मैं अगर 8 को कॉमन लूँ, बाहर लूँ, तो अंदर बचेगा 1 - t, पावर में -1/3। लेकिन जब 8 बाहर कॉमन आएगा तो अपने इस पावर को साथ लेते हुए आएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 8 की पावर -1/3, अंदर बचा 1 - t की पावर -1/3, और ये t की पावर 2/3 ऊपर आ जाएगा, तो ये t की पावर -2/3, ये dt हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आएगा, और 1/2 इसको कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ क्या बच रहा है मेरे पास, यहाँ 1/3 बच रहा है। तो आप ये देखो 1/3 बच रहा है,
साथ में 0 से 1, तो ये हो जाएगा t की पावर -2/3 1 - t की पावर -1/3 dt। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको ना इससे कंपेयर करेंगे। तो ये देखिए आप, यहाँ पावर में क्या है -2/3 और यहाँ पर पावर में क्या है m-1। तो अगर मैं इस t की इस पावर को इस m-1 के इक्वल रखूँगा तो मुझे m की वैल्यू जो मिलेगी वो 1/3 मिलेगी। तो ये हो जाएगा बीटा 1/3। ऐसे ही ये जो -1/3 पावर है, इसको n-1 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी 2/3 और बाहर हमारे पास ऑलरेडी 1/3 तो है, ये देखो ये 1/3 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो इंटीग्रल था इसको हमने बीटा फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है।